बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और इतनी सुहानी सुबह है, 2-3 दिन से बहुत मजे का मौसम है, तो इसी मजे के मौसम को एंजॉय करते करते हम आ गए हैं स्टूडियो। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसाक सिद्दीकी। और वाकयातन आज मैं टेस्टिफाई कर सकता हूँ क्योंकि जो हवाएं चल रही हैं वो बहुत सुहानी है, बहुत खुशगवार मौसम है। अच्छा। बाहर बड़ी जबरदस्त जो है वो मौसम है। और जो लोग नहीं देख पाए वो फौरन इस वक्त पीसीआर हो, दफ्तर हो, न्यूज रूम हो, कोई भी जगह छोड़ के जाके एक चक्कर लगा के आ जाएं ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि कितना सुहाना मौसम था। मैं तो जब आई थी जे तो अब्रे करम था। वैसे आपकी एसी की ज्यादा हवा ठीक होगी, इसलिए ज्यादा अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं आपको आ रही। आपकी अपनी राय या कहीं से आई है? ये भाई मुश्तरका राय, इत्तेफाक की राय है। इस पर मैं सिंगल हैंडेडली मुजम्मती बयान जो है वो पेश करता हूँ, करारदाद पेश करता हूं। मेजॉरिटी विंस ऑलवेज। हाँ, लेकिन वो हाँ जिन ममालिक में डिक्टेटरशिप हो वहाँ पर तो नहीं चलता। पता मैं क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, डिक्टेटरशिप की खुदा का खौफ करें यार। मतलब अच्छा, मैं ये कह रहा था बस बाउंड्री हमने अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें मौसम जो है वो ऐसा हो गया और ऊपर से जो है वो मौसम के सुहाने फल भी आना शुरू हो गए। आम के हवाले से हमने तस्करा किया, लेकिन अभी मार्केट में मेरे ख्याल में आपके अपने एक्सपीरियंस क्या है? मार्केट में जो आम वगैरह इस वक्त अवेलेबल हैं, आर दे गुड इनफ या अभी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए? थोड़ा सा सब्र करें, है ना, एक हफ्ता सब्र कर लें। लेकिन मुझे पता है जिन लोगों को आम बहुत पसंद है वो बिल्कुल सब्र नहीं करेंगे। वो ट्राई करते 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 फिर पहुंच ही जाएंगे उस आम की तरफ जो उनका सबसे फेवरेट है। और एक और चीज भी है ना कि अभी कुछ नहीं हो सकता तो फिर मिल्क शेक तो बन ही सकता है ना। मिल्क शेक बन सकता है। और हम हमेशा यूजुअली पता है घर में ये होता है, जो अच्छा आम होता है वो खाने के लिए रख लिया आता है। जो जरा सा आम आपको लगता है आप उसे कटा हुआ भी रख देते हैं कि इसका शेक बना लेंगे। क्या बात है, कमाल तो ये कुछ घरों के ऐसी रेसिपीज और टोटके होते हैं जो बड़े आजमुदा होते हैं। खैर अब बहुत बातें हो गई, अब बातें मज़ीद होगी। पर कल क्या कुछ हुआ? यस, बहुत कुछ हो रहा है। कैसी खबरें आई? क्या वो शॉकिंग थी? एंटिसिपेट किया जा रहा था? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। साबिक विफाकी वजीर शीरी मजारी का पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान। फयाजुल हसन चौहान ने भी पीटीआई छोड़ दी। कहा 14 मई को इमरान खान ने जूम मीटिंग में कहा 9 मई की मजम्मत नहीं करना। पाक फौज और ISI की बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी। कलअदम तंजीम का बड़ा लीडर गुलजार इमाम शंबे तायब हो गया। साबिक शिद्दत पसंद लीडर ने एतराफ किया कि उसने जिस रास्ते का इंतखाब किया वो दुरुस्त नहीं था। रियासती इदारों को बलूचिस्तान के मसाइल का अदराक है। पाकिस्तानी कोपैमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की 7वीं बुलंद तरीन चोटी सर करके एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 8000 मीटर से जायद 12 चोटियां सर करने वाले कम। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज स्किज़ोफ्रेनिया का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में तकरीबन 25 लाख से ज्यादा अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं। दुनिया भर में मरीजों की तादाद करोड़ों में है। टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा की, और जैसे कि हम इंट्रो में थोड़ी हमने जिक्र भी किया कि जो सियासी मंजरनामा रहा कल जो हमने देखा बड़ा ही हैरानकुन था। और ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि वो पार्टी को छोड़ के जाएंगे, उन्होंने आकर यह ऐलान किया। मसलन शीरी मजारी साहिबा बिलखुसूस उन्होंने कहा कि वो सियासत और पीटीआई दोनों को छोड़ रही हैं। तो अहम रहनुमाओं की जानिब से ये सिलसिला जारी है। फयाजुल हसन चौहान साहब बल्कि उन्होंने तो एक कदम आगे जाके ये भी बताना शुरू कर दिया कि जूम मीटिंग्स हुआ करती थी और इमरान खान क्या कहा करते थे। और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से खबरें आई, लेकिन बाद में फिर उनकी एक वीडियो भी आ गई जिसमें उन्होंने कहा जी मैं नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ूंगा। अच्छा जी, रहनुमाओं की जानिब से 9 मई के वाकयात के तनाजुर में आपको याद रहे ये सब हो रहा है, उसकी मजम्मत भी की गई। फयाज चौहान का कहना था कि 14 मई को इमरान खान ने जूम मीटिंग में कहा कि 9 मई की मजम्मत नहीं करना। जी बिल्कुल। तो एक रिपोर्ट जानिब तो ये हुआ, दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक जिस तरह से सदफ ने कहा कि उन्होंने कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, तो रावलपिंडी अडयाला जेल से रिहा होते ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता
रोज उनकी रिहाई का हुक्म दिया था और पुलिस की भारी नफरी ने शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार किया। वैसे क्यों गिरफ्तार किया, कुछ आइडिया नहीं है, बताया नहीं उन्होंने। वही M3 MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार किया है। कैसे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत ये 3 अमन का खतरा। हाँ जी, ये पंजाब का एक कानून है, उसके तहत वैसे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ MPOs होते हैं। कराची में तो दफा 16 MPO भी होता है और डबल सवारी ये भी लग जाती है। अच्छा, साथ ही आपको ये बताएं कि रहनुमा जो हैं और भी पार्टी छोड़ने के हवाले से खबरें आ रही हैं। अभी PTI रहनुमा जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा को भी अडयाला जेल के बाहर रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सिलसिला जारी है। खावर घुम्मन हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ, और जरा से जानेंगे खावर, कल तो बड़ा हैरान कुन दिन था और खास तौर पे शीरी मजारी और फिर जो खबरें आ रही थी शाह साहब के हवाले से, तो ये सिलसिला लग रहा है कि जारी रहेगा मजीद। तो आपके लिए कितना सरप्राइजिंग था ये? देखिए, सरप्राइजिंग एज सच उस तरह तो नहीं है। मैं कल भी जब अपना प्रोग्राम कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि मैंने 99-2000 में जर्नलिज्म शुरू की और सोचा ना था कि मतलब ये सारे वाकयात हमें देखने पड़ेंगे। हमने देखा कि आपको याद होगा जब नून लीग से काफ लीग पैदा हुई थी, पीपल्स पार्टी से पैट्रियट्स आपको पता पैदा हुई थी जी जी। उसके बाद सारे छोड़ के आपको पता है मुख्तलिफ पार्टीज के लोग 2011 के बाद PTI के अंदर आ गए थे। हाँ जी। और अब PTI के साथ हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान की रीसेंट सियासी तारीख के ऊपर नजर दौड़ाएं तो वो हमें तो एक फितरी सा अमल लग रहा है कि ये टूट फूट हर हमें कोई 8-10 साल के बाद ना हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नजर आती है, जो कि एक बदकिस्मती का अमल, ऐसा नहीं होना चाहिए और सियासत के अंदर जरा तसलसल रहे तो बेहतर है। बाकी तो अच्छा, खावर एक चीज और बताएं, एक और नंबर्स हम देख रहे हैं कि वो बताए जा रहे हैं कि हमारे रहनुमा 222 दिन, फला 150 दिन, फला ये दिन, ये 5 दिन भी नहीं रह सके, इनसे तो जेलें ही नहीं काटी जा रही है, तो जेल भरो तहरीक कर रहे थे। सो ये कंपैरिजन पे क्या कहिएगा जो इस वक्त हम सोशल मीडिया पे बिलखुसूस देख रहे हैं? देखिए जी, कंपैरिजन इसके ऊपर इस तरह आप कमेंट कर सकते हैं कि जो अभी मैंने आपको हवाला दिया कि कुछ लोग नून लीग के, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ चले गए तो बाद में आधे से ज्यादा क्या सारी की सारी पार्टी टूट के दूसरी पार्टी बन गई और कुछ लोग पार्टी के, वो जावेद हाशमी जैसे लोग पार्टी के साथ खड़े रहे। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ भी यही मामला रहा और आप देख रहे हैं कि कुछ लोग, उनके पार्टी के जो अपने लोग हैं, वो पार्टी के साथ खड़े हैं और बाकी जो होते हैं इस तरह के जो फसली बटेरे, वो अपना जो है मौसम देख के आगे पीछे हो जाते हैं। और लेकिन बात सीजन्ड पॉलिटिशियंस को हम फसली बटेरे तो नहीं कह सकते। अब जाहिर है कि कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट अब मसला यह है कि दूसरे जाविये से आप इस तरह आपको देख सकते हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी जो है वो भुट्टोज की पार्टी है और जो लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, एक सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह नून लीग है तो वो नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, तो वो पार्टी उन्हीं की है। अब लोग पार्टी के अंदर आएंगे भी, छाएंगे भी हालात वाकयात को देख के। तो इस तरह जब तक इमरान खान साहब है, PTI इमरान खान है, इमरान खान है PTI, तो ये मामला चलता है। अच्छा, लेकिन एक चीज ये है कि अब जैसे नून लीग से जब काफ लीग बनी और उसके बाद फिर ये पैट्रियट का ब्लॉक भी 2002 में ही आया था पीपल्स पार्टी का, तो उस वक्त ये थोड़ा सा वीक पोजीशन में थी पार्टीज। जाहिर है कि मुशर्रफ साहब का उस वक्त दौर था, एक अलग ही सिलसिला था। अब नवाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो वो एग्जाइल में थे और बाकी पीपल्स पार्टी का भी कोई सरपैर नहीं था, तो वो एक अलग सिचुएशन है। यहाँ पर खान साहब तो अगर अवामी मकबूलियत की बात करें तो इस हवाले से फिर उसके बावजूद ये शिकस्त तो रेख्त क्यों? काश मैं आपके सवाल का जवाब बड़े जो है खुल के दे सकता, लेकिन एनीवेज मैंने जिस तरह कहा ना कि जो सियासत के अंदर पाकिस्तान की जो सियासी अमल के अंदर इस तरह का माहौल मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होता रहता है। लेकिन देखें, हालातों वाकयात मैंने जिस तरह अभी अर्ज किया ना कि अब पाकिस्तान के अंदर चूंकि सियासी जमातें हैं, उस तरह का वो इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाई जिस तरह का एक असल जमहूरी पार्टी होनी चाहिए। यहाँ पे हमेशा यही होता है कि पार्टी एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है और तमाम पार्टीज के अंदर, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन हर पार्टी में यही हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली
बाकी आपका जो सवाल है बुनियादी तौर पे कि जी हालात उस वक्त उनको ज्यादा सख्त हालात का सामना था या इमरान खान या इनकी जो पार्टी के लोग हैं इनको उतने सख्त हालात का सामना नहीं है। इसके ऊपर सती साहब और सदफ साहब मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये जो इसके ऊपर मेरे ख्याल में जो ज्यूरी है वो मौरख के ऊपर छोड़ दें, तारीखदान लिखेगा कि क्या हालात वाक़यात थे। वो ये भी डिपेंड करता है कि तारीखदान हो किस साइड का, किस जगह का। आपको पता है अब तो ये भी चीजें मैटर करती हैं। कल अगर मेरे ख्याल में 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा आप अगर सुनना चाहें तो जो श्री मजारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो जो 3-4 मिनट की, वो जरूर सुनिएगा। इट वाज वेरी सैड। इस सवाल का जवाब फिर आप एक दूसरे से ले लीजिएगा। आप सदस्य आपसे पूछ लेगी कि हालात हुआ क्या। नहीं, बिल्कुल एक बुजुर्ग सियासतदान और मतलब ये है कि जो सूरत हाल थी। अच्छा खाबर, एक चीज और, जो फयाजुल हसन चौहान ने, उन्होंने तो आगे बढ़ के विकेट से आगे बढ़ के जी कल शॉट खेले और उन्होंने कहा जूम मीटिंग्स हुआ करती थी। खान साहब तो ये कहते थे मजम्मत नहीं करना। तो आपके ख्याल में ये बड़े सीरियस कंसर्न है और ये आगे जाके मामला कुछ और सूरत भी इख्तियार कर सकता है? देखिए जी, इसके ऊपर ना मेरा तो ये कमेंट ये है कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर आए ना, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे से ये काम, मेरे पास उस तरह का इक़्तिदार नहीं था। इसी तरह जो पहले जो सियासी जमातें जब इक़्तिदार में हुआ करती हैं तो जब इक़्तिदार से बाहर निकलते तो ये बात करते हैं। जी ऐसे ही बड़ा अच्छा होता कि जो चौहान साहब जिस दिन ये हुई थी जूम मीटिंग, उसी दिन अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उन्होंने कहा जी ये होने जा रहा है और पार्टी के अंदर ये मामला है और ये बड़ा सीरियस किस्म का कंसर्न है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और चूंकि पार्टी मेरी बात नहीं सुन रही है और पार्टी एक गलत रास्ते पे जा रही है और मैं अब पार्टी से अपनी राहें जुदा कर रहा हूँ। 2 दिन पहले तो आपने देखा होगा कि तारीख से पहले वो जो नारे लगा रहे थे और जो बातें कर रहे थे और उसके बाद ये हो गया। तो मेरे ख्याल में चौहान साहब अल्लाह ताला उनका जो है सियासी कैरियर और बेहतर करे फ्यूचर के अंदर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर रावलपिंडी में मुख्तलिफ सियासी जमातों से होते होते वो पीटीआई के अंदर आए। अब देखते हैं कि अगली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनकी, वो कौन सी पार्टी को चुनते हैं। जाहिर है कि जिन पार्टियों के ऊपर वो इतनी तनकीद इससे पहले माजी में करते रहे तो वो क्या उन्हें कबूल करेंगी। लेकिन सियासत में आपको पता है कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता, एनीथिंग इज पॉसिबल। और आई थिंक कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि पार्टियां ये भी सोचते होंगी कि अच्छा है इनसे हमारी जान छूट गई। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। थैंक यू सो मच जी। मैं एक छोटा सा कमेंट जरूर करना चाहूंगा कि देखिए कल जब मैं सुन रहा था, आपने भी सुना होगा इब्तिदार एहसन साहब का जो कमेंट था सारी सूरत हाल के ऊपर और जिस अंदाज से उनकी आवाज बढ़ रही, और मैं तो दोबारा से यही बात दोहराऊंगा कि देखें हमारा मुल्क जो है वो सियासत के नाम पे बना था, एक सियासतदान ने बनाया था और वोट की ताकत के ऊपर इस मुल्क को हासिल किया गया था। तो मुल्क के अंदर अगर सियासत अच्छे अंदाज से चले, सियासत जमहूरियत से अच्छे अंदाज से आगे फले फूले, तो इसी में हम सबकी बेहतरी है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुल्क के अंदर दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं। खावर साहब, अब जाहिर है कि जो सिचुएशन है उसमें ज्यादा बाज़गश्त जो फेडरल कैपिटल है उसमें ये जो गिरफ्तारियां हैं और मुसलसल गिरफ्तारियां हैं और फिर जो पार्टी से लाताल्लुकी या पार्टी छोड़ने के ऐलानात हैं इस पे हैं। अब जो इलेक्शंस का मुतालबा था वो कहीं पीछे रह गया। अब तो नहीं, इलेक्शन का मुतालबा तो देखें जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल हेयरिंग चल रही है और सुप्रीम कोर्ट का एक ज़ाहिर है इसके ऊपर हुक्म आया था, उसकी हुक्मतुल्ली हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला देना है। इलेक्शन देखें, इलेक्शन तो सदी साहब होने ही होने हैं। बिल्कुल अगस्त के अंदर वक्त पूरा हो जाना है, उसे तो आगे नहीं आप जा सकते। उसे आगे भी अगर आप एमरजेंसी लगा के भी 6 महीने एक्सटेंड कर लें, 6 महीने साल कर सकते हैं, उसके बाद आपको इलेक्शन में तो जाना ही जाना है। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है कोई नहीं है। तो इलेक्शन से तो आप भाग नहीं सकते अगर मुल्क के अंदर आइन मौजूद है तो। लेकिन ये है कि अगेन जिस तरह मैं वही अर्ज किया कि हालात वाक़यात गैर मामूली हैं। मुल्क की मैशत की हालत देखें, अंदाजा अभी तक कल तक तो डॉलर 308 था, अभी सुबह की लेटेस्ट क्या रिपोर्ट है, क्योंकि सुबह उसको आ जाती है कि जी डॉलर इतने पैसे ऊपर बढ़ गए। डॉलर देख लें, गोल्ड देख लें, बहुत बुरा हाल है। और आम लोगों की जिंदगी की जो हालत है, यकीन करें आप भी वहाँ पे लोगों से आपकी मुलाकात होती है, यहाँ पे कहीं पे भी आप जाएं तो आप देखें कि लोगों की हालत कितनी खराब हुई है, कि परेशानी इतनी ज्यादा लोगों की बढ़ी हुई है कि पता ही कोई नहीं। अल्लाह रहम करे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच खावर, थैंक यू। आपने हमें सारी सूरत हाल पे एक ओवरऑल जो सिचुएशन है इस पर अपना एनालिसिस दिया। तो ये मामलात हैं जी तहरीक इंसाफ के, और अब ये सिलसिला तो लगता है कि
अभी जारी रहेगा अशफाक, मजीद भी शायद वल्लाह आलम, क्योंकि जाहिर है कि वो र्यूमर्स भी चल रहे होते हैं, लेकिन हम जाहिर है टीवी चैनल्स का और खासतौर पर मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स का और यार भाई न्यूज़ का ये खासा रहा है कि हम बगैर तस्दीक के कोई इस तरह से रूमर्स सर्कुलेट नहीं और करते। हाँ, एक इससे अच्छी बात मुझे याद आई कि सोशल मीडिया पे जब भी कोई खबर आया करे बगैर किसी वेरिफिकेशन के जरा वेट किया करो, उसको फॉरवर्ड पोस्ट ना कि इतनी जल्दी क्या होती है आप लोगों को रीट्वीट करने की। हाँ। थोड़ा वेट कर लिया या उस पर रिएक्शन देने की। हम बहुत रिएक्शनरी हो गए। हाँ, रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात की अशफाक आपने कि रिस्पॉन्ड और रिएक्शन में फर्क करना सीखें। इस पर कभी हम जरा डिटेल में बात करेंगे। जरा हम आपको एक और अहम खबर से आगाह करें और वो ये है कि बलूचिस्तान में पाक फौज और ISI की बड़ी कामयाबी। कलअदम तंजीम का बड़ा लीडर गुलजार इमाम शुम्बे ताइब हो गया। गुलजार इमाम शुम्बे को एक माह पहले गिरफ्तार किया गया था और ये साबिक शिद्दत पसंद लीडर ने एतराफ किया है कि उसने जिस रास्ते का इंतखाब किया वो दुरुस्त नहीं था। तो रियासती इदारों को बलूचिस्तान के मसाइल का इदराक है। मुसल्लह जंग में मसरूफ दोस्तों से कहता हूँ वापसी का रास्ता अपनाएं। उम्मीद है रियासत माँ का किरदार अदा करते हुए हमें इस्लाह का मौका देगी। ये बड़ा एक जबरदस्त कार्रवाई की गई है फौज पाकिस्तान की जानिब से और ISI की जानिब से कि किस तरीके से न सिर्फ ये कि शिद्दत पसंद कमांडर को गिरफ्तार किया गया बल्कि वो अपनी इन हरकत से ताइब भी हो चुका है और एक सियासी धारे में शामिल होकर बातचीत के जरिए अपने मसाइल का हल चाहता है, विच इज़ वेरी गुड कि रियासत की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया जाए, तस्लीम किया जाए। ये मैसेज उन्होंने अपने साथियों को भी दिया है कि आप भी इस मौके को देखें क्योंकि रियासत माँ का किरदार अदा करने को तैयार है और बलूचिस्तान की तरक्की का रास्ता ही ये है। तो इस्लाह का मौका मिला है तो फायदा उठाएं। अच्छा जी, अब 9 मई के हवाले से हम देख रहे हैं कि जहाँ पे मजम्मतों का सिलसिला जारी है वहीं पर कल बड़ा अहम दिन है। कल है 25 मई यानी कि यौमे तकरीम शोहदाए पाकिस्तान। कल यौमे तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से एक मिली शोहदाए पाकिस्तान और उनके लवाहिकीन को सलाम। जाहिर है उन सबका हम पर बहुत कर्ज है, बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा एहसान है कि उनकी इस कुर्बानी की बदौलत हम ताक़यामत यहाँ पर सुकून की सांस ले सकते हैं और जाहिर है कि और ये कुर्बानियाँ जारी रहती हैं और हम अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं। ज़रा उन मुल्कों से पूछिए कि जहाँ पर ऐसी मजबूत फौज नहीं है जो आपके दिफा के लिए हमावत सरगर्म रहती है, वहाँ पर क्या हाल होता है। डेफिनेटली सोचने का मकाम है। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा जी, वैसे वॉल आर्ट की अगर हम बात करें, दीवारों पर जो मुख्तलिफ आर्ट्स के नमूने, कराची वाली दीवारों की बात तो नहीं क्या है। कराची की दीवारों पे तरह तरह की तस्वीर भी बनी होती हैं, बड़ी एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है और फिर तरह तरह की बीमारियों का हल भी लिखा होता है और फिर नारे लिखे होते हैं, रूहानी इलाज भी और तरह तरह की चीजें। यानी कि एक जगह आप खड़े हो जाएं तो आपको पता लगता है कि इनके पास दुनिया जहान के मसाइल का हल है और आप चले जाएं तो आमिल बाबा ये कर देंगे वो कर देंगे और फिर जो है वो फिर रंग गोरा करने से लेके। अच्छा, ये लोग अपडेट नहीं हुए। कौन हैं? कौन? ये लोग अपडेट नहीं हुए, इन्होंने अपना मोटो चेंज नहीं किया। इन्हें पता है गोरा रंग डजंट मैटर, ये बाकी चीजें जो है वो। लेकिन बहरहाल बात दरअसल ये है कि कोई भी जो है वो मतलब ये तालिबे बालगा के लिए भी इस्तेमाल होती हैं ये दीवारें, लेकिन बात ये है पेशावर में ऐसा नहीं है। पेशावर में ऐसा नहीं होता और हमने दुनिया में भी देखा है कि बड़ी खूबसूरत वहाँ पर वॉल्स जो हैं उस पर आर्ट वर्क होता है। तो पेशावर में जी ऐसे ही कोई वॉल है? जी जी, ऐसी एक दीवार है जिसके ऊपर जनाब जो जिला इंतजामिया के ताउन से नक्शो निगार बनाए जा रहे हैं जनाब उस दीवार पे और बड़े खूबसूरती से उसको सजाया जा रहा है। कैसे, आपको जरा दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जरूरत लग रहा है और ऐसी बात नहीं है जो अशफाक बात कर रहे थे। कराची में भी एक ऐसी दीवार है सदर के इलाके में और वो भी बड़ी खूबसूरत है और वहां पर भी नक्शे निगार बने हुए हैं और खास तौर पे जो इंस्टाग्रामर होते हैं उनको ऐसी स्पॉट चाहिए होते हैं तो उनके लिए वो बड़ी जबरदस्त स्पॉट है। अगर आप वहां जाकर कोई भी अपनी छोटी सी वीडियो रील बनाना चाहते हैं, बिकॉज आजकल ये बड़ा ट्रेंड है, तो ये कराची में ऐसा है, तो हमें इसे मजीद फैलाना चाहिए। वो दीवार नहीं दिखाई आपने? दीवार नहीं दिखाई। अच्छा। दिखाएं दीवार। हाँ, मेरी ख्वाहिश है। मैं कहती हूँ ये ख्वाहिश। अच्छा, वैसे वाकईतन ऐसे ही है कि ये आपको दीवार ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आप गाड़ी में जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो या किसी भी तरीके से जा रहे हो, तो आप एक काम ये कीजिएगा कि आप जाके जहां पर 3 4 5 जो हमारे टिकटॉकर्स हैं
इंस्टाग्रामर्स हैं उनको मुख्तलिफ अंदाज से जब पोस्ट करते हुए देखें या स्लो मो में चलते हुए देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कोई खास चीज है, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई दीवार नजर आ जाएगी। अच्छा, बंस रोड की भी हम बात कर लेते हैं, वहां पर भी इस तरह हमने देखा है। अच्छा जी, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज सेहत आमा के हवाले से, जो आज हमने आपके लिए टॉपिक लिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसकी अवेयरनेस यहाँ पर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम है। और दिमाग और जिस्म के दरमियान एक रिश्ता है, बाहिमी रिश्ता है मरबूत, और अगर एक सेहतमंद दिमाग जिस्म के लिए निहायत जरूरी है, लेकिन कुछ समाजी, माशी, सियासी मसाइल के बायस दिमाग मुख्तलिफ नौयत के अमराज का शिकार हो जाता है, जिसमें कई मोहल्लिक और खतरनाक भी सूरत हाल हो सकती है। ऐसी ही एक बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया, जिससे मुतालिक आगाही फैलाने के लिए आज यानी 24 मई को आलमी सतह पर दिन मनाया जाता है। अच्छा जी, ये मर्ज ऐसा है कि इसके अंदर बताया जाता है कि रियलिटी को आप सही तरीके से परसीव नहीं कर पाते। अच्छा, दायमी आर्जे के हवाले से कहा जाता है हाँ जी इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन विद द मेडिकेशन आप उसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, मिनिमम सिम्टम्स के साथ आप जिंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉमन है मिड टू लेट 20s में ये मर्ज आता है, अगर उससे पहले ऑनसेट हो तो वो काफ़ी कम होता है, लेकिन ये बताया गया है कि 13 साल की उम्र से पहले ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि किसी कोई इस मर्ज में मुब्तला हो। तो हमारे साथ बात करने के लिए इस पर मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकबर दर्स साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये जो बीमारी है पाकिस्तान में क्या लोगों को इसका अदराक होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ ये है कि कोई भी इस तरह का मर्ज हो या कुछ हो तो अव्वल तो उसको नॉर्मल बिहेवियर के तौर पर लेते हैं कि वो फलाने को गुस्सा बहुत आता है, या फलाना जो है वो बड़ा नेगेटिव है, या फलाना तो नफ्सियाती है। इस तरह की हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी मिजाज से जोड़ देते हैं। ये है क्या स्किज़ोफ्रेनिया? ये जो बीमारी है ना, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नजरअंदाज क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये मिजाज की बीमारी नहीं है, ठीक है। ये बुनियादी तौर पे ख्यालात की बीमारी है। तो इस बीमारी में बुनियादी तौर पे ये हो जाता है कि इंसान के अंदर शुकूक व शुबहात ज़्यादा शुरू हो जाता है कि जैसे आप मेरे खिलाफ हैं, आप मुझे मारना चाहते हैं, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, या मुझे गैब से आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा। या जी बिल्कुल। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान अपनी लाइफ इन सारे सिम्टम्स, इन सारी अलामात के पीछे, उसके पीछे उसको बिल्कुल वो हकीकत लगने लगती हैं और वो अपनी जिंदगी उसी तरीके से लेकर चलना शुरू कर देता है। फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं मेरी लाइफ को, मेरा कंट्रोल नहीं है। और उसमें वो ये समझता है इंसान कि ये बीमारी नहीं है, ये वाकई ऐसा हो रहा है। जैसे अगर अभी आप लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो मुझे ऐसा लगने लगे कि जैसे ये मेरे खिलाफ कोई ना कोई बात कर रहे हैं। आपने पेन उठाया, जरूर कुछ ऐसा है, मेरे बारे में कुछ लिखने वाले हैं आप। तो इस बात के हवाले से मैं, अगर मुझे इतना उसमें गुस्सा या परेशानी होना शुरू हो जाएगी कि मैं शायद बगैर किसी आपकी इंस्टिगेशन के मैं अप्रोच करना शुरू कर दूं कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं बेसिकली क्या हैं? क्या ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं इसके अंदर जिनकी वजह से ये मर्ज होता है, या फिर जेनेटिक्स भी इसमें कोई रोल प्ले करती है? हाँ, बुनियादी तौर पे जो है ना, इसकी कोई एक वजह नहीं है। अच्छा। ऑब्वियसली जो मौरूसी मामलात हैं वो तो है कि अगर खानदान में है तो उसका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ कहते हैं कि ये थ्योरीज के दिमाग के कुछ केमिकल्स हैं, 4-5 केमिकल्स हैं, डोपामिन और ग्लूटामेट और उसके बाद NMDA, उनकी वजह से ये मामलात हो सकता है। दूसरा, उसके अलावा ये भी कहते हैं कि इवन जो ब्रेन की आपस की कनेक्टिविटी है वो भी खराब हो जाती है। ब्रेन के जो 2 पोल हैं, एक राइट और लेफ्ट, उनकी आपस की कनेक्टिविटी भी खराब हो जाती है, तो उस वजह से शायद हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जिसकी वजह से कहा जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है ना, वो बीमारी को शुरू करने में इतना कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ, बीमारी को बढ़ावा देने में, बीमारी को मेंटेन, इसी सिम्टम्स को रखने में सपोर्ट अगर नहीं होती है तो मजीद उसकी पेचीदगी में वो जरूर रोल प्ले करते हैं। ये कैसे स्टार्ट होती है वही, और अलामात क्या होती है? एक नॉर्मल कोई शख्स है, उसे कैसे पता हो कि वो बुनियादी इस फेज में जा रहा है? जी, एक तो यह है कि जो इस फेज में जा रहा होता है ना, उसको नहीं पता चलता, ठीक है। क्योंकि मिजाज की बीमारी में आप अप्रिशिएट कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि हाँ आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं यहाँ आ रहा हूँ, नहीं मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जा रहा, तो मेरा दिल बुझा बुझा सा है, वो उदासी मायूसी की अलामत होती हैं। इसमें इंसान को खुद को पता ही नहीं चलता है और उसको वाकई लगता है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, माहौल मेरे खिलाफ है, कुछ मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। और इस बात की उसको, जैसे अभी मेरी आवाज़ आपको आ रही है, इसी तरह से उसको भी गैब से आवाज़ें आ रही होती हैं, जिसको अक्सर फिर बाज़ हमारे जो लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं जो हेल्प के लिए, वो समझते हैं कि हम तो समझे कि इसके ऊपर कोई असरात हैं,
जिसकी वजह से अकेले बैठे बैठे वाले बातें यही कर रहा समझे है, आप। अकेले अकेले बैठे बैठे इशारे कर रहा है, बातें कर रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं इस तरह से करूंगा, तो वो उस सूरत हाल में वो मजीद अच्छा। और फंसते चले जाते। अच्छा, जिसको तकलीफ होती है उसको अवेयरनेस नहीं होती, उसके इर्द गिर्द इसके लिए बातें। क्योर नहीं है ना इसका, तो क्या इलाज? जो रीसेंट एडवांसेस हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो हाँ, इतना इंसान बेहतर हो जाता है कि वो अपना काम भी शुरू कर सकता है। जल्दी कितना जल्दी, कब? आमतौर पे ये होता है कि ये कैफियत शुरू होने के और डॉक्टर पर पहुंचते पहुंचते में हमारे ममालिक में तकरीबन 3 से 4 साल लग जाते हैं। बाहर ममालिक में भी तकरीबन 6 महीने से 1 साल लग जाता है डॉक्टर के पास पहुंचने में। तो वो शख्स खुद तो आपने कहा उसे नहीं मालूम होता, हाँ, तो फैमिली वो तो बता नहीं सकता, surrounding, फैमिली कैसे फैमिली आइडेंटिफाई करती है कि वो अलग थलग होना शुरू हो जाएगा, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेगा, Okay. एक मुख्तलिफ और आपको लगेगा कि ऑड बिहेव कर रहा है काम और ये पे। किसी फेज में ऐसा होगा डिप्रेशन या में भी फिर तो लोग कंटिन्यूटी? नहीं, ये बीमारी खुद है ही एक बीमारी जिसमें किसी एक फेज नहीं आता, ये बस चलती चली जाती है, मतलब मुसलसल उसी कैफियत में मुसलसल उसी कैफियत में रहेगा। अब इस चीज को बढ़ावा देता है, अगर कोई चर्स इस्तेमाल करता है तो इस कैफियत में उसमें भी ऐसा होता है, लेकिन वो ऐसा होता है कि चर्स अगर आप ऑफ कर देते हैं तो फिर वापस वो चीजें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि इवन विदाउट सब्सटेंस आप इसी कैफियत में चलना शुरू हो जाते हैं। बाज लोगों को अगर मिसाल के तौर पे ये भी देखा जाता है कि कोई हेड इंजरी हुई है तो उस दिमाग में कुछ ऐसी चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से भी इस तरह की कैफियत होती हैं, जो कि जब आपके पास पेशेंट आता है तो उसको पहले देखने के बाद फिर आप तय करते मतलब हैं इट कि क्या हैज नथिंग टू डू विद कि आप नेगेटिव माइंडसेट में हैं, डिप्रेशन में हैं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, और एक चीज ये है कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, टेस्ट क्या करते हैं आप उसका? इस चीज का कोई टेस्ट नहीं है, डायग्नोस्टिक बस डायग्नोस्टिक clinic, टेस्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन सिर्फ symptomatic। हिस्ट्री आप मरीज जब देता है, ये अलामात तकरीबन 6 महीने तक होनी चाहिए कम से कम। ऐसा नहीं है कि किसी को अभी जो है वो 2 दिन ऐसी कैफियत हुई और आपने इसको कह दिया कि ये इसको शिज़ोफ्रेनिया हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक सेट ऑफ सिम्टम्स होता है जिसमें ये गैबी आवाज़ें सुनाई देना, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें दिखाई भी देना, जिसकी वजह से वो अक्सर मुख्तलिफ और बहुत से ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल देखने शुरू क्या दिखाई। तवज्जो से कुछ केयर से बेहतर हो सकते हैं ये लोग? सिर्फ तवज्जो और केयर से नहीं, मेडिकेशन भी। मेडिकेशन इज द मेन स्टे। मेडिकेशन के साथ साथ फिर आप जरूर केयर और सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट, क्योंकि स्टिग्मा बहुत ज्यादा होता है। इसको अक्सर कहते हैं कि ये पागल है, नफ्सियाती है, ये सीधा नहीं। आप देखें कि यहाँ पे आजकल जो सूरत हाल है वो ये है कि जो काम करता है उसको ही हम इतनी लिफ्ट नहीं करा रहे होते हैं। जो ये बिल्कुल काम भी छोड़ चुके, अपनी सफाई भी ना करे, घर में बैठा रहे, एक कोने में बैठा रहे, तो उसको आप कैसे डील करें? ट्रू। ठीक है, थैंक यू सो मच एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकबर दर्स हमारे पास मौजूद थे। बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। अपने आसपास लोगों पे तवज्जो दें, शायद उनको आपकी मदद की जरूरत है। विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। खबरदार। क्या हुआ? अब चांद जमीन पर आने ये आप क्या फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं? तो फिल्मी डायलॉग, फिल्मी डायलॉग होते हैं ना, चांद जमीन पे आ गया, चांद तेरी चांदनी की कसम, अपने मेरे पास महबूब भी के लिए एक कह चांद रहे है। होते हैं। हाँ, है। मगर ऐसा नहीं है, ये दूसरा चांद है। ये वो वाला चांद है जो आपको आसमान में नजर आता है, लेकिन वो चांद अपनी जगह रहेगा, उसे आप ला नहीं सकते हैं। मगर आप चांद पर जाने की जरूरत नहीं, आप ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे कि मुत्तहदा अरब अमारात ने एक इंतहाई हैरत अंगेज मंसूबे का आगाज किया है। देखिए जी, जिसके तहत जमीन पर चांद बनाया गया। मतलब सोचे, हम सड़कें नहीं बना पाए, वो चांद बना रहे हैं। जेलस। यस, आई एम सो जेलस। ऐसी सड़कों पर चांद रखेंगे तो टूट नहीं जाएगा। अब आप इसकी लागत देख लें, $5 अरब के इस प्रोजेक्ट में 30 मीटर बुलंद एक इमारत के ऊपर 274 मीटर का ये मसनूई चांद तामीर किया गया। ऐसे हरगिज आप असल मत समझिएगा। दुबई में बनाए जाने वाले इस मंसूबे को मून का नाम दिया गया। जाहिर सी बात है, और क्या नाम दिया जाएगा। और चांद नुमा इस इमारत को होटल या रिजॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ओ, यू कैन लिव देयर एंड एक्सपीरियंस। नो, आई कैन नॉट। क्यों आप नहीं जा सकते? मेरे ख्याल में हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। चले, ठीक है, करते हैं। दूसरे चंदा करते हैं। पॉकेट मैं मनी ये कह रहा हूँ, ईदी वैसे तो इतनी मिली बड़ा नहीं थी। बड़ा बड़ा मुझे तो मुझे मिली दुबई नहीं के हुक्मरान जो हैं उनसे बड़ा ये शिकवा है मेरा। भाई, हमें $1 अरब चाहिए। हाँ, अब $5 5 अरब अरब चांद पे खर्च करने के बजाय ये जो हमारे चांद IMF के पास जा जाके दरखास्तें कर रहे हैं, हमारे इन चांदों को नवाज दें ताकि ये हमें नवाजें, ताकि अवाम का कुछ भला हो, ताकि बेहतरी मैं आए। तो ब्रेक ले रही हूँ भाई। ए चांद तेरी अशफाक चांदनी तो की रुक ही कसम नहीं रहे हैं। ए चांद तेरी चांदनी की कसम। इस पर बाद में बात करेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे।
बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। खुश आमदीद। फिदवी आपके सामने अशफाक के साथ सत्ती मेरे साथ मौजूद हैं सदफ अब्दुल जब्बार। सदफ अब्दुल जब्बार। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, टीवी स्क्रीन के सामने होंगे और आप देख रहे होंगे हमारा शो, क्योंकि ये एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ये आप तक मालूमात भी हम पहुंचाते हैं, खबरें भी आप तक पहुंचाते हैं और मुल्की हालात पर भी नजर डालते हैं। यानी कि एक गुलदस्ता बना के हम आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन ये वो गुलदस्ता है जिसमें गोभी का फूल नहीं होता। शुक्र है, मैं यही इंतजार कर रही थी कि अशफाक ने इस गुलदस्ते से क्या निकालना है, निकाला तो गोभी का फूल निकाला। खैर, ताकि खा ना जाए। हाँ, ठीक है, नहीं गोभी खाई जा सकती है, गोभी अच्छी होती है। हाँ, बाकी जो गुलदस्ता है ना, फूल नहीं खाए जाते, गोभी खाई जाती है। लेकिन सोचें आप किसी को फूल के तौर पर गोभी दे रहे हो, कोई बात नहीं, बना के खा ले, इतनी महंगाई है, सब्जी इतनी महंगी है। हाँ, तो अगर आपको कोई गोभी दे रहा है तो ये आप दिल छोटा ना करें, आप कहें यार इससे अच्छा गिफ्ट क्या होगा, मैं इसे बना के एक पक्का खाने ही अगर आपको लाल रंग से बेहद मोहब्बत है तो आप उसके ऊपर लाल शरबत डाल के देते हैं। लाल रंग क्यों याद आया? वैसे ही किस कॉन्टेक्स्ट, मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, मुझे वो याद आ गई चाट, क्या रमजान वाली मुझे चाट पे डाला गया था लाल शरबत, क्या ना करो। उम्मीद है वो हमें भूल गए। मैं इनकी जो है ना बातों को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, आप मुझे कह रहे हैं ना करो। अच्छा जी, 10 बज गए। 10 बजे बहुत सारी चीजें होती हैं, हाँ, जिसमें बिलखुसूस नाश्ते के हवाले से, आपकी हेल्थ के हवाले से, फिटनेस के हवाले से हम बहुत सारी बातें करते हैं। हाँ। कोशिश करते हैं कि हम आपको जो आजकल जो सीजन के जो फल हैं उनके बारे में बताएं कि वो आप क्यों सीजन में ये फल आते हैं, न सिर्फ उनकी अफादियत बल्कि उनके रेट्स बिल्कुल भी। और बाकी ये है कि अपना ख्याल रखिए और हम टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। अच्छा, टॉप और स्टोरीज सेल्फीज पे कम डालना लें। सिंध रैपिड रिस्पांस पुलिस के काबिल फख्र जवान का कारनामा, तंजानिया के बॉक्सर को दूसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। शहीर आफरीदी WB से सिल्वर टाइटल का दिफा करने में कामयाब हो गए। ग़िज़ाइयत से भरपूर फल पपीते में प्रोटीन, मादनी अज्जा और वाइटामिन का खजाना छुपा है। कैंसर, ज़ियाबतीस समेत मुख्तलिफ अमराज के लिए शिफायाब है। पका हुआ पपीता बच्चों के लिए इंतहाई मुफीद है। और दौरे जदीद में भी माशकी की खदमात जारी हैं। कराची की तंग गलियों में माशकी आज भी पानी पहुंचाते हैं। बढ़ती महंगाई ने माशकी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल कर दिया है। अच्छा, आप देखें, सुबह सुबह जब तक आप कॉफी नहीं पीते तो आपकी जुबान नहीं चलती। अच्छा। और मैं खिराज अकीदत नहीं बल्कि खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा उस शख्स को जिसने ये हेडलाइन बनाई। अब आप सोचे, वो कच्चा पपीता पक्का पपीता आपको याद है? हाँ, क्या हुआ? वो वाला सीन हुआ, इसके अंदर लिखा हुआ था, गौर भी नहीं किया, मुख्तलिफ अमराज के लिए शिफायाब है। हाँ। पका हुआ पपीता, पका हुआ पपीता। तो आप ये देखें ना, आप कह सकते हैं वैसे पका हुआ पपीता। भाई मैं टंग ट्विस्टर की बात कर रहा हूँ। अब ये है कि इट कैन बी अ टंग ट्विस्टर। कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, आराम से पक्का बोलेंगे पपीता। तो बोल लेंगे। हाँ। आप जरा स्पीड बढ़ा के बोलें। स्पीड बढ़ा के बहुत मुश्किल हो जाएगा वो, कुछ बोले। आप ट्राई करें। कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता। आप अंदाजा करें, यहाँ पर हम एक निहायत जो है मोतबर शो करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर इनका दिमागी तवाजुन ये आलम है कि ये चाय की शदीद जरूरत। ये सबसे यही कर रही थी। मैंने ऑन एयर जो है वो आपको बता दिया, तो बहरहाल कोई बात नहीं। तो जनाब, मेरे फैंस जो उन्होंने इसे तो भी गर्मी का हल भी हमारे पास है, क्योंकि गर्मी न सिर्फ कराची में थी बल्कि हैदराबाद में तो इस वक्त भी शदीद गर्मी है। और लोड शेडिंग से सताए शहरी करीबी देहातों में लगे ट्यूबवेल पर नहाने पहुंच जाते हैं। किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं, नासिर हसन खान हमें बता रहे हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद से करीबी एक गांव में, और यहाँ लोगों ने, जहां सूरज ने आंखें दिखाई हैं और गर्मी की शिद्दत हुई है, लोगों ने उसका नेमल बदल ढूंढ लिया है और यहाँ बागात में मजे ले रहे हैं स्विमिंग पूल के। ये एक हमने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इसको बनाया हुआ है। यहाँ आते हैं, कभी तफरी हो जाती है। गर्मी तो बहुत जबरदस्त है और ट्वेल्व में नहाने का मजा ही अलग है। गर्मी को फुल एंजॉय कर रहे हैं। हमारे दोस्त फैमिली मेंबरान इधर आते हैं नहाने, ये बहुत अच्छा हमें लगता है और पुरलुत्फ होते हैं। लोगों को एंजॉय करना चाहिए, पानी का अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी का तोड़ खास तौर पे शहरों के बजाय और देहात में किस तरह से निकाला जाता है वो आप यहाँ देख रहे हैं। फुल मस्त जो है वो माहौल है और मजा लिया जा रहा है और अल्लाह की नेमतों का
पानी से और बागात से गर्मी की शिद्दत का मुकाबला किया जा रहा है। जी वाह वाह वाह। अच्छा, वो आपको नहर याद है जो नहर ही कहते हैं ना, जो लाहौर में जिसमें डुबकियां लगाई जाती हैं? हाँ हाँ, कितना लोग गर्मियों में जाके आप ये देखेंगे इतना वहाँ पे जबरदस्त डुबकियां लगाते हैं। एक तो ये है कि कैनाल रोड बहुत मशहूर है, फिर उसके साथ नहर बहुत मशहूर है, फिर उसके साथ साथ वहाँ पर तो मतलब ये है कि गर्मियों में आम भी ठंडे करने के लिए लोग उसमें लेके जाते हैं। बस तो क्या एक बात वो है नहर है और एक कराची में नहर ख़याम है। हाँ, बस कराची वालों को तो रहने ही दें। अच्छा, तो ये हम बता रहे हैं लोग किस तरीके से गर्मी को दूर भगा रहे हैं। तो अब जरूरी नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता कि वो पानी में डुबकियां लगा ले, ना इतना टाइम है लोगों के पास, ना इतना पानी है। पानी भी भाई आप जरा एहतियात से खर्च किया करें। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि गर्मी का एक तोड़ है, एक फल भी, उसका नाम है फालसा। खट्टा मीठा होता है और उस पर अगर आप जरा सा चाट मसाला डाल लें, हमने उसकी तासीर पे एक प्रोग्राम भी किया था फालसे के हवाले से, पिछले दिनों किया था। तो जी ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। इसको अगर आप बहुत खट्टा नहीं पीना चाहते तो आप किसी ऐसे फल के साथ, जैसे सेब के साथ या फिर तरबूज के साथ मिला के आप इसका जूस बना सकते हैं। सब आप बता दें? सब मैं बता दूं ना बताऊं? चौधरी सलीम की रिपोर्ट में भी कुछ बताने दें। चौधरी सलीम बताएंगे, सदफ नहीं बता रही। चौधरी सलीम साहब की रिपोर्ट आपने देख ली? बिल्कुल जी, मिल गई आपको। और आप ये देखें कि हमने पहले भी आपको बताया था, अब तो रेट्स भी इसके काफी मुनासिब हो गए हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा एक आर्ट होता है, ये जो कहते हैं ना खट्टे मीठे फल से, आप अपनी हाथों में आपको इतनी आपके अंदर फन होना चाहिए कि आप उसके अंदर से नर्म नर्म फालसे निकाल के आराम से खा लें। बजाय आपके घर वालों को इससे पहले कि पता लगे, आप उसके अंदर से फालसे चुन चुन के आराम से उसके बाद वो खा सकते हैं। तो यही कर रहे होते हैं और सिर्फ एंड में जो है वो जाते हम एक निकाल के। अच्छा जी, जरा बात कर लेते हैं, अशफाक की बातें तो खत्म नहीं होंगी। मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम पुलिस का जिक्र करते हैं तो आपको क्या ख्याल आता है? चोर, डाकू, पकड़ धकड़, वारदात? नहीं, अब चूंकि मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तो हमें एहसास तहफ्फुज आता है। एहसास तहफ्फुज, जो भी हमने बुराइयां करनी है इनके जाने के बाद करेंगे। नहीं, हम क्यों बुराई करेंगे भाई, हम उनके कारनामे आपको बता रहे हैं। तो हम आपको आज एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से मिलवा रहे हैं कि उनसे हम चोरों को पकड़ने के हवाले से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बात होगी उनके बनाए गए फनपारों की, जिसको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। डीएसपी मोहम्मद नईम खान फनपारे बनाने के इतने माहिर हैं कि देखने वालों को लगता है कि ये तस्वीर हाथ से बनी हुई क्या है, ये तस्वीर रियलिटी है। तो उन्होंने, अब ये उनका जो पैशन था ये जुनून बन चुका है। और जब तस्वीर बनाते हैं तो इतने मगन हो जाते हैं कि बताया जाता है कि उन्हें आसपास फिर कुछ सुनाई नहीं देता है। बात यह है कि आप ये देख लें कितने रियलिस्टिक ये फनपारे हैं, ऐसा लग रहा है कि तस्वीर हैं और कैमरा से ली हुई पिक्चर। जब तक आप बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और बहुत मेहनत से, बहुत लगन से वही काम करते हैं, सिंध की सकाफत को भी उजागर करते हैं, मारूफ सियासी शख्सियात की तस्वीर भी बनाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी तस्वीर आपने इसके अंदर देखी, वो सामने थी। तो बात जरा कर लेते हैं, स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नईम खान साहब, वक्त निकाल के तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। आप ये नईम खान साहब, सिंध से ही आपका ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक सिंध से ही है। किस इलाके से आप बताओ? मैं कराची से हूँ। कराची से। अच्छा, तो ये फनपारे बनाने का पुलिस का काम जो है वो आपको पता है 24/7 एक ऑन कॉल आसान काम नहीं है। ये बेसिकली मेरा कोई मकसद कुदरती सलाहियत नहीं थी, ये एक हादसाती तौर पर मैं इसमें आया हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि एक आर्टिस्ट थे पाकिस्तान के बड़े, इकबाल मेहंदी साहब। ओके। वो 2090-91 से उनसे एक ताल्लुक बना, जो 2008 जब उनका इंतकाल हो, उस वक्त 1990-91 से। अच्छा। तो 2008 में उनका इंतकाल हुआ इस्लामाबाद में, उसके बाद से फिर ये मामला। इस दौरान वो जहां मैं SHO होता था तो हमारे साथ वो रिहाइश रखते थे। ओके। और वहीं पर वो काम करते थे, क्योंकि पुलिस की जॉब बहुत लंबी होती है ना। तो लेकिन जब हम दिन में या रात में फुल नाइट उनके साथ रहते थे, वही 12-1 बजे तक काम करते थे। तो इस तरह इतना शौक पैदा हुआ उनके कलर स्कीम का, उनको देखकर उनकी पैलेट्स बनाने का, उनको कलर देने का। उससे वहां से ये जुस्तजू शौक मेरा बढ़ा। ये ऐसा तो लग रहा है आपने सीखा है, मतलब उन्हीं से सीखा? हाँ, ये मैंने उन्हीं से सीखा। उसके बाद 2014-15 में इसको दोबारा मैंने शुरू किया, उन्हीं के एक सीनियर आर्टिस्ट के साथ मिलके। तो अब मैं पहले क्या चीज सीखी, मतलब आपके जो फनपारे उन्हें देख के लग रहा है तो बड़ी जबरदस्त। हमारे जो आर्टिस्ट इकबाल भाई थे ना, वो बेसिकली जो है लड़कियां हॉर्स वगैरह बहुत अच्छे बनाते थे। अच्छा, वो स्केच भी करते थे हम, लेकिन ऑयल से कैनवस के पेन आर्टिस्ट थे बेसिकली। हाँ, पेन आर्टिस्ट थे वो, स्केच वगैरह करते थे, उसके भी माहिर थे वो। लेकिन हम चूंकि वो कलर स्कीम और कलर पे आ गए, कैनवस पे ऑयल के जरिए, तो वो हम उसको जो है ना वो ड्राइंग करते थे। ड्राइंग के बाद उसको फर्स्ट स्टेज करते थे, उसमें वो
और लाइट कलर इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद उसकी जो तस्वीर हमारी रेफरेंस होती है उसको हम देख कर। So what was your first painting? फर्स्ट पेंटिंग तो मेरा ख्याल है मैंने किसी पुलिस अफसर की बनाई थी। अच्छा। हाँ, तरक्की मिली उसके बाद? नहीं कोई इसलिए नहीं बनाई थी कि तरक्की मिले। वो असल में चूंकि पुलिस पोर्ट्रेट में जो है ना किसी फौजी ऑफिसर की या पुलिस ऑफिसर की बनाने में थोड़ा मुश्किलात होती है क्योंकि उनके रैंक्स होते हैं। हाँ, और उनकी ख्याल वगैरह होते हैं। नहीं, ख्याल नहीं, वो उनको उसको देखना पड़ता है, उसको शिफ्ट करना पड़ता है उसमें। अच्छा, हमारे पास जितना अच्छा रेफरेंस होगा तो हम उतना ही अच्छा जो है ना कैनवस पे शिफ्ट करने में आसानी हो जाएगी। आप जिस तरह से आपने बात की इकबाल मेहदी साहब की, वो तो खैर खुद सीखे हुए थे, उन्होंने अपना ये फन खुद सीखा था, लेकिन ये अलग बात है कि उन्होंने बाकी लोगों को काफी सिखाया और ये किया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। बिल्कुल। आपने उनकी जिंदगी में ये काम शुरू कर दिया था? हाँ, मैंने बता रहा हूँ ना कि वो मेरे साथ तकरीबन 91-90 से तो मेरा उनसे ताल्लुक हुआ एक हादसाती तौर पे। फिर वो जो 92, 94, 5 से फिर हमने ये थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली जैसे है ना कलर स्कीम वो मुझे बताते थे, फिर हम कभी गैर मौजूदगी में कुछ खराब भी कर देते थे। तो उसको उन्होंने जो है फिर इस तरह शौक पैदा हुआ, तो फिर उन्होंने कुछ लेकिन बहुत पेशेंस वाला काम, बहुत पेशेंस वाला काम है, बहुत तवज्जो वाला काम है। अच्छा। इससे आपकी जो जॉब है उसकी नेचर बड़ी डिफरेंट है, पुलिस, चोर, क्राइम, लेकिन आर्ट इज टोटली डिफरेंट, एक डिफरेंट मोड में चले आते हैं। तो कैसे बैलेंस करते हैं लाइफ को? देखिए, वो अगर हम आर्ट कर रहे हैं मिसाल के तौर पर दिन के 11-12 बजे और 1 बजे कोई वक़ुआ पेश आ जाता है तो हम वो सारी चीज़ें स्टॉप कर देते हैं। चाहे हम वो सारा माइंड हमारा उधर मेकअप हो जाता है कि ये कैसे हुई वारदात, किसने की, उस कार्रवाई में लग जाते हैं। उसको हम गैप दे देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे जो ब्रश होते हैं ना दूसरे दिन वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि हमें उनको साफ करने में बड़ा मुश्किल, हाँ, बड़ा होता है। और दूसरा एक चीज मुझे बताएं नईम साहब, जैसे कहा यह जाता है कि पोइट्री के बारे में कहा जाता है कि आमद होती है, ऐसा नहीं होता कि आप हर वक्त लिख सकें। इसी तरीके से इसके अंदर जो नफासत, जो महारत, जो चीजें, जो एक मिसाल के तौर पर आप पोर्ट्रेट कोई बना रहे हैं, आप कहते हैं यहाँ तक आज मैं चेहरा कंप्लीट कर लूँ या आज ये इस तरीके से ये काम कंप्लीट कर लूँ, बीच में अचानक छूट जाए तो कंटिन्यूटी उस तरह से लाना मुश्किल नहीं होता? बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि जिस पे हम काम कर रहे होते हैं गैप आ जाता है तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं, फिर कोई नई चीज शुरू कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद उसका हमें फिजिकली उसको, उसके रेफरेंस को और उसको देख कर कि हमने ये कहाँ रोका था, इसको कहाँ से, इसके चेहरे को करना है, बैकग्राउंड को करना है, इसके कपड़ों को करना है, वहां से फिर हम इसको अच्छा। दूसरी एक और चीज है कि आई एम श्योर यू मस्ट हैव प्लेंटी ऑफ ट्रेनिंग। गोली चलाना, पिस्तौल थामना, उसके लिए भी स्टेबल हाथ का होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन पेंट ब्रश पकड़ना और उसके लिए भी पेंट करना, इसके लिए भी बड़ी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, मुस्तकिल मिजाजी। कोई प्रैक्टिस वगैरह इसके लिए एक्स्ट्रा करते रहते हैं? मैं बता रहा हूँ ना कि आपको कि मैं तकरीबन ये 2014 से मैंने दोबारा शुरू किया ना, कुछ काम तो इकबाल भाई की मौजूदगी में किया, लेकिन इसको जो प्रमोट मैंने किया अभी ये 5-6-7 साल से। अच्छा, तो आप कितनी अब तक बना चुके हैं? मैं करीब तकरीबन 300-350 करीब छोटी बड़ी साइज मिला के बना चुका हूं। कोई इरादा है या अभी तक आपने किसी इंटरनेशनल नुमाइश में? नहीं, असल में मैं चूंकि ये इतना इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब चूंकि मेरा पुलिस का सफर खत्म होने वाला है ना, और मैं इसमें इतना अपने आप को समझता हूँ कि काम करना मैंने शुरू कर दिया है, तो अब मैं इसको जरा प्रमोट कर रहा हूँ। चलें, जबरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस नईम साहब। आई एम श्योर कि बाकी लोग भी आपसे न सिर्फ ये कि रब्ता करें बल्कि आपके फनपारों को देख के उनको भी थोड़ा सा एक हासिल होगा, सबक भी हासिल होगा, थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि वो कुछ सीख सकें, वो कुछ कर सकें। और दो काम भी, अगर आपके अंदर जज्बा हो, लगन हो और टैलेंट हो तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये वो क्रिएटिविटी है जी जिसको करके आप अपनी पर्सनालिटी में बहुत कुछ तब्दीली ला सकते हैं। कथारसिस है ये आपकी लाइफ का, तो ये चीजें थेरेप्यूटिक भी होती हैं बहुत। सो यकीनन आप इन हॉबीज को, चाहे वो जिस भी तरह की हो, अपनी जिंदगी में इंक्लूड जरूर करें। अब जी हमने आर्ट की बात की, तो आर्ट से अगर हम बात करें उन चीजों की जो पुरानी रिवायात के तौर पे अभी भी बरकरार है आज के इस जदीद दौर में, और वो है मश्क में पानी भर के ले जाना। और मशकीजा जिससे निकला, मशकीजा जो पानी भर के ले जाते हैं उन्हें फिर माशकी कहते हैं। ये खास तरह का एक लेदर से बना आई गेस, एक क्या कहना चाहिए, एक आप इसको लेदर से बनी टैंकी कह लें, छोटी सी वो होती है, और उसके अंदर पानी भर के अपने कंधे पे लाद के लोग ले जाते हैं। तो दौरे जदीद में जहाँ पे मशीनों से और प्लास्टिक की बोतल्स में आपको पानी मिल रहा है, ऐसे में शहर कराची में बकरे की खाल से, नॉट लेदर, बकरे की खाल से बनी मश्क कांधों पर रखकर माशकियों का घर पानी पहुंचाना भी एक मरहला है। लेकिन मौजूदा हालात में उनके लिए अब
ये काम करना मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। तो रुबीना अल्वी इस पर हमें मजीद बता रही है, फिर हम इस पर मजीद बात करेंगे क्योंकि उसका टेस्ट बहुत कड़वा होता है। बहुत कड़वा होता है, किसी पे गिरा मत दीजिएगा। ब्रेक के बाद आता है। वेलकम बैक वंस अगेन। इस वक्त आपके साथ खबर शेयर करें कि 9 साला बच्ची अगवा करके फरोख्त करने का ये वाकया है। बच्ची को अल्लाह का शुक्र है बाजियाब करा लिया गया है और पुलिस ये बता रही है कि 2 अगवाकार भी गिरफ्तार हुए हैं। बाबर मलिक हमें मजीद तफसीलात देंगे। बाबर, 10 मई को ये वाकया पेश आया था, बड़ा अफसोसनाक वाकया है और उसको फरोख्त भी कर दिया गया। क्या मजीद पता चल सका है? देखिए, इसमें तो बहुत ज्यादा इंकशाफात जो हुए हैं इस वाकये में। पहले तो इस रावलपिंडी में ये बताया गया है कि तकरीबन 4 से 5 बच्चे मुख्तलिफ इलाकों से लापता हैं। इस इलाके गुलरेज से भी एक बच्चा अभी तक लापता है। मजमूई तौर पे 5 बच्चे रावलपिंडी से लापता हैं। ये बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और अगवाकारों ने इसको अगवा किया, फिर पोस्ट सोसाइटी में ले जाके इसको फरोख्त किया और जहां से ये मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर है और यहाँ से इस बच्ची को आगे फरोख्त करना था। लेकिन पुलिस ने मकामी अफराद की मदद से बरवक्त जो मकामी पुलिस है इस चौकी की या इस थाने की, उसने बरवक्त कार्रवाई की और इस बच्ची को बाजियाब किया। इस गैंग में एक पुलिस एहलकार भी मुलविस है जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। ताहम इस सारी सूरत हाल पर आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली की जानिब से नोटिस लिया गया था और जो तफ्तीशी टीम है जिसने इस बच्ची को बाजियाब करवाया उनको शाबाश भी दी है और इसकी तमाम तर तफसीलात जो है पुलिस आज जो है वो मीडिया के सामने रखेगी। लेकिन रावलपिंडी में ये जो बड़ी कार्रवाई थी अगवा की, इस गिरोह के बारे में सुराग लग गया है और उम्मीद है कि इन अगवा की वारदातों में कमी आएगी और ये जो गिरोह है इससे मजीद इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। जी, थैंक यू सो मच बाबर हमें आगाह करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे एक और पुलिस एहलकार के हवाले से और रैपिड रिस्पांस फोर्स के ये काबिल फख्र जवान हैं शहीर आफरीदी। इन्होंने बॉक्सिंग के रिंग में ऐसे ऐसे कारनामे दिखाए हैं कि सिर्फ अपने महकमे ही का नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और हाल ही में उन्होंने दुबई में WBC सिल्वर टाइटल का कामयाब दिफा भी किया है। बिल्कुल जी, और इसके साथ साथ मिडिल वेट कैटेगरी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का अवार्ड भी, टाइटल भी जीत चुके हैं और फिर ये है कि एशियन चैंपियन टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। तो मजीद क्या क्या उन्होंने कारनामे दिखाए इस पर बात कर सकते हैं। अभी रिसेंटली तंजानिया एक बॉक्सर को उन्होंने नॉकआउट किया था 2 ही राउंड में। तो जनाब इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शहीर आफरीदी। शहीर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये जो फाइट थी ये मिडिल वेट में ही थी? हाँ जी बिल्कुल, ये मिडिल वेट में फाइट थी। ओके, तो कैसा रहा? मतलब 2 राउंड्स में, वैसे जब आप प्रेप करने के लिए जाते हैं किसी भी फाइट की तो आप ये सोच के जाते हैं कि 12 राउंड या 10 राउंड या जितने भी या 8 राउंड जितने भी राउंड की फाइट हो तो वो पूरी उसकी तैयारी करके जाएं। ऐसा ही है। तो ये नॉकआउट इतनी जल्दी आया तो उस पर क्या एहसास आता है? बॉक्सर कमजोर था या क्या था? मेरे ख्याल नहीं, इस फाइट की जो तैयारी थी वो बिल्कुल 10 राउंड की मेरी फाइट थी। लेकिन आपको पता है फाइट से पहले एक नर्वस होता है बंदा, वार्म अप भी नहीं हो पाता, बिल्कुल इतना नर्वस होता है। तो एक बात है कि प्लान था हमारा 10 राउंड हिट एंड डोंट गेट हिट, बस टच कर और अपने पॉइंट्स लेके यूनानिमस डिसीजन का प्लान था पूरा, जो मेरा एक गेम प्लान होता है हमेशा से। लेकिन उसको बॉडी शॉट्स लगे, उसका शोल्डर डिसलोकेट हुआ और टेक्निकल नॉकआउट पे बेसिस पे जब हम राउंड खत्म होने के बाद जब वो हो रहा था सब, तो एकदम से रैफ आया का फाइट खत्म हो गई। अच्छा, इट इज वेरी अनलकी ये जो इंजरीज वगैरह हो जाती है ना बॉक्सर्स को। अच्छा, जो आपका बॉक्सिंग स्टाइल है शहीर जी, ये मैं दोबारा अपने नाज़रीन के लिए, ये है बेसिकली आर यू अ काउंटर पंचर या फिर आर यू अ स्फॉर्मर या किस तरह का आपका बॉक्सिंग? बिल्कुल, मुझे काउंटर पंचिंग अच्छी लगती है। मैं काउंटर पंचिंग पे ज्यादा मुझे मतलब मैं दिखाऊं कुछ और फिर मारूं कुछ। लेकिन जाहिर है मैवेदर एक डिफेंस एग्जैक्टली, तो वो एक मेरे आइडियल बॉक्सर है, मैं उनको कॉपी करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो आपने इतने टाइटल जीते हैं, व्हिच वन वाज द टफेस्ट? कौन सा आपको बड़ा मुश्किल मुकाबला लगता है? टफेस्ट जो था वो थाईलैंड का एक बॉक्सर था। जब मैंने फर्स्ट टाइम एशियन टाइटल खेला था तो पूरे 8 राउंड उसने पंच खाए और यूनानिमस डिसीजन पे वो फाइट गई थी। और उसके अलावा जो सबसे इजीएस्ट फाइटर था वो अगेंस्ट इंडिया था, जो सिर्फ 90 सेकंड्स में नॉकआउट हो गया था। हाँ जी, हमने इस पे बात भी की थी जब ये नॉकआउट हुआ था। तो अच्छा, ये आपने मेवेदर के स्टाइल की बात की, बट वो ये है कि शोल्डर रोल या फिर फिलाडेल्फिया रोल या इस तरह से उसको कहा जाता है, लेकिन इट्स वेरी टफ टू एग्जीक्यूट। तो जहां पर अगर फर्ज करें कि कोई बंदा आपके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, पंचेस बरसाता हुआ, तो फिर आप आ जाते हैं फिर अपनी
मैं ज्यादा हमारे यही सिखाया गया है कि यार हम पहले बैकफुट पे जाते हैं फिर उसके बाद काउंटर करते हैं। तो क्योंकि असल काम ये है, आपको पता है कि बैकफुट पे जाते हुए काउंटर करना बहुत मुश्किल होता है। यू सीन दैट इन द हैवीवेट फाइट, वो डियोंटे वाइल्डर वैसे तो और किसी को नॉकआउट करता था, लेकिन जब बैकफुट पे जाके फाइट करना पड़ी अगेंस्ट फ्यूरी तो वो नहीं कर पाया। मुश्किल हो गया, बिल्कुल। फ्यूरी इज टेक्निकल बॉक्सर। तो मेरे कुछ हैं अमेरिकन बॉक्सर आइडियल्स हैं, और रॉय जोन्स जूनियर, जिनको मैं डेली उनकी वीडियोस देखता हूँ और उनको लेकिन अपने करियर के एंड में यू रिमेंबर ही वाज नोन टू हैव हिज रिफ्लेक्सेस के बहुत तेज, यू नो। लेकिन जब वो अगेंस्ट द रोप खड़े होकर खेलने लगा तो जाहिर है फिर उसके बाद वो नॉकआउट भी हुआ। तो अगेंस्ट द रोप हम खड़े ना हो, जाहिर है शोल्डर मूव और ये सब चीजें। बर्नार्ड हॉपकिंस यूज्ड टू बी अनदर, बर्नार्ड हॉपकिंस, यस। लेकिन बर्नार्ड हॉपकिंस को मैं इसलिए भी कॉपी नहीं करता क्योंकि उनकी हाइट है, वो अपनी हाइट के हिसाब से खेलते थे। फिर अंदर जाके करंट जनरेशन में हुज योर फेवरेट? ऑब्वियसली वसीली लोमाचेंको। जो मैच हारा आपको अफसोस होगा इसके? हाँ, बिल्कुल अफसोस भी है, और एक मैं कहूँगा काइंड ऑफ रॉबरी। जीत के तो खुशी होती है, लेकिन हार के हम लेसन भी लर्न करते हैं। जी बिल्कुल। बॉक्सिंग में भी कुछ ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप हारते हैं, फिर उसके बाद आप कुछ बॉक्सर होते हैं हारने के बाद टूट जाते हैं, खत्म कर देते हैं, बॉक्सिंग छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी बॉक्सर देखे हैं जो अभी इन्होंने बात की फ्यूरी की, 2 साल जेल में रहे वो, उसके बाद वापस मेंटल डिसऑर्डर्स थे भाई, खुदकुशी तक पहुंच गया था वो। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद वापस आए और उन्होंने दुनिया को साबित करके दिखाया कि आई एम द वन, और वो वर्ल्ड चैंपियन बने। अच्छा, जो इस गेम से लाइक मैं बिलखुसूस खवातीन की बात करूंगी, उनको ये बड़ा वायलेंट लगता है। फिर आपने एमएमए नहीं देखा? ये सारी चीजें मेरे ख्याल में आप दे डोंट फाइंड रीजन कि भाई ये लोग इतना इसके बारे में पैशनेट क्यों हैं। सो व्हाट इज पैशन क्या है ये? नहीं, खवातीन की अगर हम बात करें तो मेरी काफी दोस्त हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट में उनको देखें, नहीं बहुत कम नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त तो मर्दों के बराबर ही हो गई है। और पाकिस्तान लाइफ पार्टनर जो है नहीं, वो बॉक्सिंग तो नहीं करती, लेकिन यस आई एम मैरिड, वो बॉक्सिंग तो नहीं करती, लेकिन मेरे लिए पूरा डाइट कॉन्शियस और एक नहीं। आप ये देख लें, मिसालें दे देना। आप लैला अली की मिसाल ले लें। लैला अली तो बहुत ओल्ड है, अभी की बात करते हैं हम, पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारी लियारी की काफी लड़कियां ऐसी हैं जो बॉक्सिंग करती हैं। और भाई एमएमए में देख लें, कह रहे हैं कि ये बॉक्सिंग जो है वो वायलेंट है। एमएमए कितनी वायलेंट है, उसके अंदर राउंडा राउसी, ये फिर इसके साथ आप उनके फेस ऑफ में चेहरे देखें कितने प्यारे होते हैं, और फाइट के बाद देखें आप पहचान नहीं पाएंगे, ऐसे सूजे होते हैं। तो बड़ा फर्क होता है। प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? प्रैक्टिस तो डिपेंड करता है। जब आपका फाइट होती है तो उसके ट्रेनिंग कैंप हम करते हैं, 8 वीक्स प्रोग्राम होता है, किसी का 12 वीक्स होता है, तो उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो उसमें सुबह के 2-2.5 घंटे होते हैं, शाम के उसमें फिर हम प्लानिंग करते हैं कि यार इस वीक में हमने स्ट्रेंथनिंग करनी है, इसमें हमने टेक्निकल करना है, स्पैरिंग बहुत जरूरी है। अच्छा शहीर, मुझे ये बताएं कि स्पैरिंग में या फिर पीकिंग टू अर्ली, यानी कि बहुत ज्यादा पहले तैयार हो जाना, ये काफी चीजों का ख्याल रखा जाता है पाकिस्तान में बॉक्सिंग में? देखें, पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, थोड़ी सी बदकिस्मती है कि यहाँ पे आपको किसी के आगे भी उठा के रख दिया जाता है कि यार ऐसे स्पैरिंग करो, वेट को नहीं चेक करते, सामने वाला लाइट हैवी है, मैं मिडिल वेट हूँ, तो बस वो बड़ा फर्क पड़ता है। इसके अंदर सोचो कि अगर स्पैरिंग के दौरान कोई पंच ऐसा लग जाए, नॉक, कोई मतलब ये है कि तो वो फाइट ऑल्टरिंग, बिल्कुल फाइट ऑल्टरिंग होती है। आपकी फाइट जो है वो बिल्कुल खत्म हो सकती है, क्योंकि आपका चिन भी खराब हो सकती है, उसके अलावा आपको कहीं जख्म कट लग जाए। इवन यहाँ मैंने देखा है हेड गियर नहीं पहनते स्पैरिंग में। अभी मैं दुबई गया, दुबई में मैंने एक क्लब में राउंड 10 जिम है, वहाँ मैंने ट्रेनिंग की, ऊपर उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, अगर आपने स्पैरिंग करनी है आपका माउथ गार्ड ये वो सब होना चाहिए। अच्छा, और एक चीज ये है कि ये जो हेड गियर भी होता है आपको नॉकआउट होने से नहीं बचाता। ऐसा ही है, ये सिर्फ आपको जख्म लगने से बचाता है। जो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। ऐसे ही है। जो आगे क्या गोल्स हैं आपके? वैसे गोल्स अभी तक तो थे कि वर्ल्ड चैंपियन बनना है, पर अभी हैं कि यार आई नीड टू फीड माई फैमिली लाइक। अच्छा शहीर, एक और चीज भी है, वन लास्ट थिंग, कि आपने मोहम्मद वसीम को आपने देखा, ही इज अ ब्रिलियंट टैलेंट, लेकिन ये कि उनका काफी टाइम वेस्ट हुआ। यू आर 27, यू हैव अ लॉट टू गो, लेकिन आपको थोड़ा सा जल्दी एक्सेल करना होगा, और ये कि सैंक्शनिंग फी वगैरह ये सारी चीजें ये आसान नहीं होती। आसान नहीं होती, और उसके अलावा स्पॉन्सर्स ढूंढना और ये सब चीज, तो फिर वो लोग जब कहते हैं कि यार आपने सवाल किया कि व्हाट आर योर गोल्स, अब वो गोल्स का सुन के फिर मैं सोचता हूँ स्पॉन्सर्स कहाँ से आएंगे, करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं सदफ एक तो बहुत चीजें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन काफी लोग सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं कि ऐसा ऐसा, लेकिन मैं क्रेडिट गोज टू नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस फाइट के लिए, और सईद गनी साहब, इन दोनों ने मुझे सपोर्ट किया लाइक फ्रॉम एंटायर माई होल करियर। और IG सिंध पुलिस तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ।
यकीन माने मुझे मैं पहले किसी सीईओ वगैरह के पास जाता था ना तो वो मुझसे मिलते नहीं थे, लेकिन जब से सिंध पुलिस का सुना और ये सब कुछ तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और हाँ, तो ये बड़ा एक मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं सिंध पुलिस का हिस्सा हूँ और आईजी साहब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ये दुआ गो हैं कि आप आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, इसी तरीके से टाइटल्स जीतें। थैंक यू। और अपनी सेहत को बचा के रखें इंशाल्लाह, क्योंकि दैट इज फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कि ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। स्टे विद अस। तो जनाब, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 बजे हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं फिटनेस से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तो एक ऐसा फल है जिसको मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है और वो फल तकरीबन सारा साल ही दस्तयाब होता है, बच्चे बड़े सब उसे खा सकते हैं। उसका नाम है पपीता। तो ये उम्दा तरीन टॉनिक बच्चों के लिए कहा जाता है। उसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं। दुनिया के ग़िज़ाई माहिरीन पपीते को कहते हैं कि एजिंग से रोकता है, कैंसर, ज़ियाबतीस, दीगर अमराज से आपको जो है ये महफूज रखता है। उनके लिए बेहतरीन फल ये करार दिया गया है उन लोगों के लिए जो किसी भी किस्म की बीमारी में। और क्या क्या इसके फायदे हैं? अच्छा, ये तरबूज आ गया बीच में? नहीं, ये आपको कलर ऐसा दिख रहा है। अच्छा, पपीता। माजरत। अच्छा, तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा कलर देख के। आजकल तरबूज भी है ना, और तरबूज भी आपको पता है थोड़ा सा अजीब से कलर का आ रहा है। बस हर चीज के कलर चेंज होते जा रहे हैं, रंग आता जा रहा है। क्या बताएं हमें पपीते के बारे में, ये सब क्या आप आज लेकर आए हमारे लिए? देखें, जो पपीते के बेनिफिट्स हैं वैसे तो आपने आधे से ज्यादा तो खुद ही बता दिए। हम ये करते हैं। इसके जो फायदे जो मुस्तकिल हैं, जिस तरह कैंसर से बचाव के लिए भी है, ये पेट के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, अंदरूनी ज़ख्मों को ख़त्म कर देती है, मैदे की तेज़ाबियत को दूर करती है। इसके अलावा ये एंटी एजिंग है, यानी आपको बूढ़ा होने नहीं देगा। और इसका ये है कि कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर पपीता खाना चाहिए ताकि आपके पेट की सफाई भी हो सके और साथ में कॉन्स्टिपेशन के असरात को भी ख़त्म करे। आपको जैसे गले की प्रॉब्लम रहती है, ये गले के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसका तकरीबन 50 ग्राम के करीब, तकरीबन इतना सा आप रोजाना खाया करें ताकि आपका गला भी बेहतर रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये छोटी आंत बड़ी आंत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, ये पेट के फूल जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और पपीता खाने वाला इंसान जो है वो बीमार कम रहने लग जाता है। किस टाइम खाएं तो ज़्यादा फायदा देता है? देखिए, ये मगरिब से पहले खाएं, बहुत ज़्यादा फायदा। खाने से पहले बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये। वैसे सुबह नाश्ते के बाद ले लिया करें, ये आपको शुगर होने नहीं देगा। ओके। हाँ, इसके अलावा कैंसर के जो असरात होते हैं ये उसको भी खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद देती है। और इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी तीनों चीजें पाई जाती हैं जो कि आपके कलर के लिए और आंखों के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेहतर है ये। ठीक है, तो इसका ये है कि एक छोटा सा मैं एक मास्क बनाना सिखा रहा हूँ जो आप अपने चेहरे को किस तरीके से लिफ्ट कर सकते हैं और साथ में आप जिस तरह कहते हैं ना कि सदा जवान नजर आइए। फेस लिफ्टिंग जी हाँ, फेस लिफ्टिंग भी होगी और कलर भी साफ होगा। वाह वाह, दोनों चीजें होंगी। एक चीज तो आपने बताएं जी जल्दी से। जी, इसमें आप डालेंगे ये अनार के फूल। ये अनार के फूल है, खूबसूरत कलर लग रहे हैं। ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया छोटा चाय वाला चम्मच। ये है हुस्न यूसुफ, ये एक मिट्टी होती है, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। ये गुल बाबूना है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। आप किन्नू खाते हैं, ये उसके छिलके सूखे हुए हैं, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। इनको मिला लिया आपने और इसके अंदर हम डालेंगे पपीते का पल्प। काट के डाल दें या काट जूस के बना इसका के जूस बना के भी डाल सकते हैं आप लोग, ताकि वो उसको जरा सा बाइंड कर दे। जी बिल्कुल, इसको इस तरह पेस्ट बनाना है आपने। और अर्के गुलाब में पानी नहीं, अर्के गुलाब आप इसमें अर्के गुलाब। अच्छा, ये तो आप पानी यूज कर रहे हैं। हाँ, इसमें अर्के गुलाब हम ऐड कर रहे हैं, इसमें इसका पेस्ट बनता है। ये थोड़ा सा डार्क सा बनेगा और नरम सा पेस्ट। अर्के गुलाब क्यों? अर्के गुलाब में मिला लें, अगर अर्के गुलाब ना हो तो इसमें दूध मिला लें आप। अच्छा, आप उसमें भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, इस तरीके से पेस्ट बनेगा। और ये आप चेहरे पे लगा लें, कितनी देर? पूरे चेहरे पे लगा लें, आधा घंटा लगा लें। आधा घंटे के बाद आप अपना चेहरा धो लें, आप थोड़े से लिफ्ट नजर आएंगे। आप ये रोजाना इस्तेमाल करेंगे, आप कुछ दिन यूज करेंगे, आप कम से कम 5 से 6 साल पीछे चले गए। इसे हम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में? नहीं, इसको स्टोर नहीं, रोजाना आपने नया बनाना है। अच्छा, जैसे पाउडर तो आप मिला के आप स्टोर कर लीजिए। मुझे एक बात बताएं, काट के डाल। कभी ऐसा हुआ है कि आपके एक हाथ का रंग कुछ और दूसरे का कुछ और हो गया, जितना आप हर दफा हमें एक ही हाथ पे करके दिखाते हैं? जी हाँ, इस हाथ पे लगा लें या इस हाथ पे लगा लें, कोई इशू नहीं है। तो आपने इस तरह करना है। अरे टिश्यू क्यों दे रही, लगा रहने दें।
नहीं, उनको जरूरत नहीं गोरे होने की, माशाल्लाह वो काफी फेयर है वो। चलें, तो ये तो आपने बना दिया मास्क। अच्छा, ये मास्क बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को पपीता दे सकते हैं, 7 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दें। वो भी आप देख के इसलिए दीजिए कि ये लूज मोशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एंटी कॉन्स्टिपेशन है ये, कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है ये। और जिन लोगों को पाइल्स की शिकायत रहती हो, ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे पपीता खाने में इस्तेमाल करना। अच्छा, ये जो मास्क आपने लगाया, ये इसके अंदर वाटर कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए? क्योंकि मैं ये देख रहा था कि आपके हाथ के ऊपर से भी ये गिर रहा था। जी, ये थोड़ा सा नरम बन गया मुझसे। अच्छा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपने थिक बनाना है, गाढ़ा बनाना है। और फिर ये सूख जाता होगा चेहरे पे? हाँ, ये सूख जाता है लगाने के बाद। साफ पानी, सिंपल ठंडे पानी से, साफ पानी से धो लें आप। ठीक है। और ये आधा घंटा लगाएं, आधे घंटे के बाद आप इसे रब भी कर सकते हैं। स्क्रब का काम भी करेगा ये। का काम भी करेगा ये, आप इसे रब भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो पपीता जो लोग खाते हैं तो वो बीमार कम रहने लग जाते हैं। इसके अलावा जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इस टाइप के बुखार हो जाते हैं, तो आपने पपीते के पत्तों को सिंपल पानी में उबाल के इसका पानी पी लें आप, तो आप इससे देखिएगा आपके जो प्लेटलेट्स हैं ये भी पूरे होना शुरू हो जाएंगे। लोग ढूंढते हैं। और बुखार की शिद्दत जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर बुखार की शिद्दत बहुत ज्यादा है तो अपने करीबी मौलिद से जरूर रब्ता कीजिए। यानी कि पपीता हर बीमारी से आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। देखें, आपके घर में अगर पपीते का दरख्त और नीम का दरख्त हो तो आपके घर में बीमारियां ना होने के बराबर हो। नीम का क्यों? नीम के दरख्त में भी ये बेनिफिट्स हैं कि ये बीमारियों को दूर करने में मदद देती है। मतलब बगैर खाए पिए? बगैर खाए पिए भी। अच्छा। जिस घर में ये होते हैं उस घर में बीमारियां कम आती हैं। तो हमने तो पता नहीं क्या क्या जोड़ दी है कहानी है नीम के दरख्त से और सेब और क्या क्या। तो सिर्फ इंसानों की बात नहीं होती ना, बाकियों की बीमारियां भी दूर होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन याद रखिए, हर चीज को आप अपने जिस तरीके से तकलीफें होती हैं उसको दूर करने के लिए, जैसे देखो पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव मत सोचा करें। अल्फाज जो है उनमें बड़ी एनर्जी होती है। अच्छा, पपीते बच्चे जो है ना, आपने कहा 7 साल से बड़ी उम्र के बच्चे खाए, लेकिन नहीं खाते, उन्हें पसंद ही नहीं आता, उनके लिए क्या करें? आदत डालनी होती है बच्चों को शुरू से हर चीज खाने की। कल वो चीजें नहीं होंगी जो उसकी पसंद की होंगी तो फिर क्या करेंगे? हाँ। इसलिए शुरू से एक आदत डाल देनी चाहिए। बड़े प्यार से आदत डालनी होती है, यानी कि पहली दफा बड़े प्यार से, अगर ना खाए ना। इसहाक साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा थाई लोग, हाँ। या जो बाहर के लोग हैं, थाईलैंड या ऐसे जापान के लोग, ये स्मार्ट क्यों होते हैं? हाँ। वो इस वजह से होते हैं, वो कच्चे पपीते का सैलेड इस्तेमाल करते हैं। वो पपीता भी खाते हैं, वो पाइनएप्पल भी खाते हैं। हाँ, हाँ। सदफ, अच्छा, टाइम बहुत कम है। सैलेड इस्तेमाल करते हैं, इसलिए। चले, ठीक है। थैंक यू सो मच हकीम शाह नज़ीर साहब फॉर बीइंग विद अस। बहुत आपने पपीते से मुताल्लिक, और ये मास्क बना के जरूर लगाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, मैं भी लगाऊंगी और मैं भी आपको फीडबैक दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी कुछ देर में भी मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा।